जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग अगला टेस्ट अपना। मैं यहाँ पे टेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ना कि लेक्चर शब्द का। ठीक ना, लेक्चर शब्द का इस्तेमाल ना करके मैं टेस्ट वर्ड का, टेस्ट टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लेक्चर नहीं है जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, बल्कि ये इसको हम लोग एक टेस्ट की तरह से देख रहे हैं। अब आप अगला प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि जब ये भी टेस्ट ही है तो हम खुद से ना सॉल्व कर लें। बिल्कुल खुद से भी सॉल्व कीजिए। और यदि आप कोई काम कर रहे हैं या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आप कहीं पे आप व्यस्त हैं, आप नौकरी चाकरी में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे ये वीडियो ऑन करके आप अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। तो और दूसरी चीज़ जो उससे भी बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आप मेरे अनुभव का लाभ ले सकते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न आपका समाप्त कर दूंगा मैं कि हाँ, इसके साथ यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, एक जगह और ऐसा होता है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देखते हुए आए हैं पिछले टेस्ट में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न अपना। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने पीरियड्स के लिए? अधिकतम लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ और 3 ईयर्स। तो कितने साल के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगी। ठीक। परंतु इसके 1 वर्ष के आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संसद द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक। जबकि उस समय संपूर्ण भारत या संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा। खैर ये सब छोड़िए, इतना ज़्यादा जो है वो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए। ठीक। 6 माह करके 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगी। ठीक। किसने कहा था राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार? राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ एक धोखा है। यानी कि संविधान में लिख दिया गया है कि कोई अपनी मनमर्जी का काम नहीं करेगा, और इमरजेंसी प्रोविजन लगा करके सरकार क्या करेगी? अपनी मनमानी करेगी। राष्ट्रपति के नाम पर क्या करेगी? सरकार कह देगी कि आपातकालीन शक्ति लगाई गई है, और सरकार आपातकालीन शक्ति के नाम पर क्या करेगी? मनमानी करना शुरू कर देगी। तो इस वजह से राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है उसको संविधान के साथ धोखा कहा है। किसने किसने कहा है? के.एम. नंबियार। ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं कि आप याद रखेंगे, याद करेंगे तो याद होगा। यहाँ पे आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं कि हृदयनाथ कुंजरू कहे होंगे, कि बी.एन. राव कहे होंगे, कि के.एम. नंबियार कहे होंगे। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगला है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की जाती है। ठीक। और ये किस लिए की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति किस लिए की जाती है? टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, डिटरमिन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और टू डिटरमिन द शेयर ऑफ सेंट्रल इन स्टेट सेंट्रल ग्रांट्स एंड यूनियन रेवेन्यूज। किस लिए की जाती है? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग 5 सेकंड का वक्त ले लीजिए, लेकिन इसको मैं देखते ही मार दूंगा। ठीक। क्योंकि जो वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का जो कार्य होता है, वो यही होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट के शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यहां पे सीधे मार दी विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखें। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें, 14वें, 15वें, ये तीनों आप क्या कीजिए, क्रम से याद कर लिए। कौन थे? इसके तो विजय केलकर थे। रटा रटाया प्रश्न।
ठीक, लेकिन सबसे लेटेस्ट कौन है, आपका काम यह है कि सबसे लेटेस्ट कौन है उनका लिस्ट बना करके आप उनको, जब वो करंट अफेयर में आए तो आप उनको अच्छे से पढ़ें। ठीक, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अन्य सदस्य कौन है, ये सभी चीजें पढ़ लें। योजना आयोग की स्थापना की गई थी कैसे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, ना कि संसद द्वारा कानून बना करके या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके। तो इसका विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? Which of the following is a non-constitutional body? यूपीएससी, फिनेंस कमीशन, नीति आयोग या इलेक्शन कमीशन? अभी हमने पढ़ा है योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में पढ़ा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो योजना आयोग को ही रिप्लेस करके क्या लाया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, तो फिर नीति आयोग जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा? नीति आयोग भी क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 8, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बताइए। सेम क्वेश्चन, योजना आयोग। अच्छा, ये पूरा योजना आयोग पे ही प्रश्न दे दिए। योजना आयोग का अंत जो है वह किस प्रधानमंत्री ने किया? अब ये किसको नहीं आएगा, किस प्रधानमंत्री ने किया योजना आयोग का अंत? आप लोग ये भी याद रखिए किस दिन किस वर्ष हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी को तो याद रखिए ही आप लोग, इसके साथ याद रखिए कि किस दिन और किस वर्ष हुआ था, तो 15 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक, योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापित कर दिया गया। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? बताइए। ये सब प्रश्न एकदम रटे होने चाहिए जुबान पे। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। इसका मैं आंसर, कुछ क्वेश्चन का मैं बहुत जल्दी दे देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट लगाने वाली कोई चीज नहीं है। अगर रटा हुआ है तो तुरंत बता देंगे, और नहीं रटा है तो फिर नहीं बता पाएंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज नहीं, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूं। नीति आयोग कौन सा सही नहीं है? इसका गठन, अब जैसे इसका आंसर मैं तुरंत नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर थोड़ा विचार करने वाली चीजें। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, इसका काम ही क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य बिठाना, तो सहकारी संघवाद हो ही गया। अब यह पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही है कि नहीं है? अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं इसमें ही गलत होने की संभावना है। आइए देखते हैं। नीति आयोग विकल्प बी सही नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल
के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल साथ साथ बदलता रहता है, तो जो प्रधानमंत्री होगा वही उसका चेयरमैन होगा। तो फुल टाइम चेयरमैन कैसे हो सकता है? जो प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? हाँ ये बढ़िया प्रश्न आया, ये बढ़िया प्रश्न आया। योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बात सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्थान योजना आयोग है। नियोजन के लिए द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज प्लानिंग कमीशन। नहीं, प्लानिंग कमीशन नहीं है। कौन है? कौन है? एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक ना। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, अन्य तीन कथन सत्य है। योजना आयोग के समापन के बाद गठित नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल के लगभग राष्ट्रीय विकास परिषद जैसा ही है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं है, नहीं रहा है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है, कैंसिल कर दिए इसको, ये प्रश्न आने की संभावना नहीं है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ये इंपॉर्टेंट है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1967, 1971, 1992, 1972 या 1968? 1968 में रखा गया था। कब? 1968 में, ठीक। 69, हाँ 68 में रखा गया था, 69 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। किससे है बताइए? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? ओम्बुड्समैन, द इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन इज, बहुत आसान सा प्रश्न है, लोकपाल। कौन है? लोकपाल। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, उड़ीसा। किसकी स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, उड़ीसा। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहां पे की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। कब की गई थी? कब की गई थी बताइए, कब की गई थी? 1971 के तहत 1972 में, 1972 में। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। कौन सी समिति थी? ये सब रटे रटाए प्रश्न है। जैसे वोहरा समिति, वोहरा कमिटी। नेम द कमिटी विच इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। इट वाज वोहरा कमिटी। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू whom? Chief Minister, Chief Justice of India, to the Governor, to the Speaker of Legislative Assembly.
टू द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टू द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पर है? संपत्ति के अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म के अधिकार पर, या मानव होने के नाते मानव गरिमा पर? The main emphasis of the concept of human right is on human dignity as a human being. डी, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? बताइए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? कितना है? 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? काम का अधिकार। क्या है? काम का अधिकार। ठीक, दोनों है, ए और बी, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों। संयुक्त मानवाधिकार 1 से 21 तक मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि 22 से 27 तक द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार है और 26 में शिक्षा अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल दोनों है। ठीक, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा गलती हो गई मुझसे। काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो इसको मैंने बगल में अपनी नोट्स कॉपी रख रखी है, देखिए आप देख सकते हैं मेरी नोट्स कॉपी, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये आपको मैं अपनी नोट्स कॉपी दिखा रहा हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, तुरंत ये नोट कर लूंगा। ठीक, इसको मैं तुरंत नोट कर लूंगा। मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, मैं ही नोट्स बनाता हूं, बाकी लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। मैंने दिखा दिया, मैं बगल में रखता हूं ऐसे अपने, और जैसे ही मेरा वीडियो लेक्चर ये समाप्त होगा, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, मैं इसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लूंगा, ताकि अगर परीक्षा में दोबारा ये प्रश्न आए तो मुझसे गलत। क्लियर? कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? राज्य का वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग और लोकसभा का सचिवालय। कौन सा नहीं है? मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 268, 280, 276 या उपयुक्त में से कोई नहीं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिया हुआ है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल कैसे आ जाएगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है सीवीसी, तो आर्टिकल कैसे आ जाएगा? आर्टिकल आएगा ही नहीं। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था 1964 में। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। यहाँ पे 2 फैक्ट आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्या है? एक सांविधिक बॉडी है। निम्न में से कौन एक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट स्टेटस फ्रॉम अदर 3? बैकवर्ड क्लास कमीशन, फिनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो क्या है इसमें से? भिन्न छाटना है इसमें से। ठीक, ऑड वन आउट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। मंडल कमीशन whose proposal have triggered the ongoing controversy was constituted by मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, आप लोग कमेंट करके बताइए, मंडल कमीशन किस लिए गठित किया गया था? किस लिए गठित किया गया था? किससे संबंधित है बताइए? पिछड़ा वर्ग आयोग से।
ठीक ना। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है मंडल कमीशन, ठीक। लेकिन इसके लिए कौन लाया था प्रस्ताव? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, संवैधानिक संगठन है। 315 क्या है ये? आर्टिकल नंबर 315, 315 ही है ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 315 ही होना चाहिए। यूपीएससी 315 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक। देखते हैं दिया है, अच्छा इसमें आर्टिकल नहीं दिया है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संगठन है, संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल, एक बार आप लोग फिर से पुनः देख लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। एक्चुअली जितनी पीपीटीज बन गई थी वो 30 क्वेश्चंस की बनी थी, तो हो सकता है 1-2 लेक्चर आपको और 30 क्वेश्चंस के मिले। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए जाएं आप लोगों के, ठीक ना, पक्का बढ़ा दिए जाएंगे 1-2 लेक्चर में, मतलब 2 से 3 मैक्सिमम, 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम। उसके बाद आप लोग को बढ़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। जय हिंद।